हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अजय मैथ वाइन्स में। मैं आपका दोस्त अजय आज लेकर आया हूँ ऐसे क्वेश्चंस जो हमें सी टेट, यूपी टेट, एच टेट यानी जो भी टेट एग्जाम आप दे रहे हैं उनकी प्रिपरेशंस में बहुत हेल्प करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सभी प्रकार के टेट एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट, ईवीएस और साइंस से क्वेश्चंस लिए हैं और आपको खुद भी चेक करना है कि इन सभी क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस सही से आते हैं। आपने इन सभी क्वेश्चंस में से कितने सही किए, उसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, याद रखना है कि वीडियो स्किप मत करना, अच्छे से स्टडी करना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना। दोस्तों, अगर आप अजय मैथ वाइन्स चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए है डब्ल्यू वुंड, बी जीन पियाजे, सी कोहलबर्ग। प्यारे दोस्तों, इसका आंसर आप जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डब्ल्यू वुंड। प्यारे दोस्तों, डब्ल्यू वुंड का पूरा नाम विलहेल्म मैक्सिमिलियन वुंड है। ये एक चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और प्रोफेसर थे। इनका जन्म जर्मनी में 16 अगस्त 1832 में हुआ था। डब्ल्यू वुंड ने जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में 1879 में 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था। प्यारे दोस्तों, यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को कब और कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर होगा जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया गया था। यह आपसे पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित करने वाले मनोवैज्ञानिक का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो इसका आंसर होगा जर्मनी में 16 अगस्त 1832, 16 अगस्त 1832 इन जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अनुवांशिकता को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है? प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। अनुवांशिकता को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है? और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी गत्यात्मक, ऑप्शन सी प्राथमिक, ऑप्शन डी गौण। प्यारे दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी गौण, यानी अनुवांशिकता को गौण प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, गौण। अनुवांशिकता को गौण प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वंशानुक्रम की धारणा किस प्रकार की मानी जाती है? प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखना है। वंशानुक्रम की धारणा किस प्रकार की होती है? और अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अमूर्त, ऑप्शन बी मूर्त, ऑप्शन सी प्रायोगिक, ऑप्शन डी मूर्त व प्रायोगिक दोनों। प्यारे दोस्तों, इसका आंसर आप जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जल्दी से इसका आंसर है वंशानुक्रम की धारणा अमूर्त प्रकार की धारणा होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी अमूर्त। ध्यान रखना है, वंशानुक्रम की धारणा अमूर्त धारणा मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेंडल के अनुसार बच्चे को अपने पिता से कितने गुण प्राप्त होते हैं? क्वेश्चन ध्यान से समझना है। मेंडल के अनुसार बच्चे को अपने पिता से कितने गुण प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 यानी 1। मेंडल के अनुसार बच्चे को अपने पिता से 1 गुण प्राप्त होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 1 यानी 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? डियर फ्रेंड्स, ये एक डिसीज़ है यानी बीमारी है जो बच्चों में होती है। ये किस से संबंधित है ये बताना है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए है बोलने, ऑप्शन बी है सुनने, ऑप्शन सी है पढ़ने। यानी डिसलेक्सिया बोलने, सुनने, पढ़ने, इन तीनों में से किस समस्या से संबंधित है ये हमें बताना है। आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पढ़ने से, यानी डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। इसमें बच्चा देर से बोलना शुरू करता है, उसको कविताओं
तथा नए शब्दों को याद करने में समस्या होती है। साथ ही साथ बच्चा स्लो लर्नर होता है, यानी बहुत धीरे धीरे सीखता है। डिस्लेक्सिया में बच्चों को विभिन्न प्रकार के अक्षरों तथा शब्दों की बनावट को समझने में समस्या होती है तथा बच्चे को नई भाषाओं का सीखना बहुत मुश्किल होता है। डिस्लेक्सिया अनुवांशिक यानी जन्मजात भी हो सकती है, या फिर मस्तिष्क पर दुर्घटनावश चोट लग जाना या कोई स्ट्रोक यानी आघात से भी डिस्लेक्सिया संभव है। तो क्लियर है फ्रेंड्स, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, पढ़ने से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं? एक बार ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए है 6 परतें, ऑप्शन बी है 5 परतें, ऑप्शन सी है 3 परतें। इसका आंसर जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्यारे दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5 परतें, यानी वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। प्यारे दोस्तों, ये 5 परतें कौन कौन सी होती है, चलो चेक करते हैं। सबसे पहली परत होती है शोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। सेकंड होती है समताप मंडल, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तीसरी होती है मध्य मंडल, जिसको हम मेसोस्फेयर बोलते हैं। चौथी होती है आयन मंडल, जिसको आयनोस्फेयर्स बोलते हैं। और पांचवी होती है बाह्य मंडल, जिसको बहिर्मंडल भी बोला जाता है और इंग्लिश में इसको एक्सोस्फेयर बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, इन सभी परतों को इसी क्रम से याद रखना आवश्यक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, तो चलिए सबसे पहले हिंदी की शॉर्ट ट्रिक को ध्यान से देखते हैं। प्यारे दोस्तों, हिंदी की शॉर्ट ट्रिक को ध्यान से समझना। हिंदी की शॉर्ट ट्रिक है छोटा सामान बीच में आकर ही बाहर जाएगा। बस यही याद रखना है आपको, छोटा सामान बीच में आकर ही बाहर जाएगा। डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, यहाँ छोटा में जो छो है वो क्षो के साथ रेम्स करता है। छो यानी क्षो, शो यानी शो मंडल जो फर्स्ट पोजीशन पर है, यानी शो मंडल सबसे पहले है। तो फ्रेंड्स, याद रखना है शॉर्ट ट्रिक, छोटा सामान बीच में आकर ही बाहर जाएगा। इसमें जो सबसे पहला आपका वर्ड है छोटा, छोटा में जो छो है वो क्षो को रेम्स करता है और क्षो मीन्स शो मंडल। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सामान। सामान यानी सम, सम यानी समताप, समताप यानी समताप मंडल, और समताप मंडल सेकंड पोजीशन पर होता है, यानी दूसरे स्थान पर है। डियर फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है बीच। बीच यानी मध्य, क्योंकि बीच को हम मध्य भी कहते हैं, इसलिए मध्य मीन्स मध्यमंडल, और ये थर्ड पोजीशन पर आता है, यानी तीसरे स्थान पर आता है। अब नेक्स्ट है आकर। आकर रेम्स करता है आकर, यानी आयन। समझ में आया? आकर यानी आयन, यानी आयन मीन्स आयन मंडल, और ये आता है फोर्थ पोजीशन पर। अब नेक्स्ट है बाहर। बाहर मीन्स बाहर, बाहर यानी बाह्य, बाह्य मीन्स बाह्य मंडल या बहिर्मंडल, और ये आता है फिफ्थ पोजीशन पर, यानी 5वें स्थान पर। दोस्तों, ये शॉर्ट ट्रिक हिंदी में इन सभी परतों के नाम क्रम से याद रखने के लिए है। अगर आप कोई और अच्छी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब इंग्लिश में इन सभी परतों को कैसे याद रखा जाए, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश में नेम याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक को ध्यान से देखिए। इंग्लिश के लिए शॉर्ट ट्रिक है टॉप स्माइल। यस, यही याद रखना है, टॉप स्माइल। टॉप मीन्स बढ़िया, स्माइल यानी मुस्कुराहट। यहाँ टॉप के फर्स्ट लेटर टी से बनेगा ट्रोपोस्फेयर। ध्यान रखना है, टॉप के फर्स्ट लेटर टी से बनेगा ट्रोपोस्फेयर, और ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि ट्रोपोस्फेयर को सौरमंडल कहते हैं, जो कि फर्स्ट पोजीशन पर आता है, यानी ट्रोपोस्फेयर, सौरमंडल फर्स्ट पोजीशन पर आते हैं। उसके बाद स्माइल के फर्स्ट लेटर एस से बनेगा स्ट्रेटोस्फेयर। ध्यान रखना है, स्माइल के फर्स्ट लेटर एस से बनेगा स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हिंदी में समताप मंडल कहते हैं, और ये होता है सेकेंड पोजीशन पर। फिर लेटर एम से बनेगा मेसोस्फेयर। लेटर एम से मेसोस्फेयर बनेगा। मेसोस्फेयर को हिंदी में मध्यमंडल बोलते हैं, और ये होता है थर्ड पोजीशन पर। M4 मेसोस्फेयर यानी मध्यमंडल, और ये होता है थर्ड पोजीशन पर। उसके बाद लेटर आई से बनेगा आयनोस्फेयर्स, जिसको हम आयन मंडल भी बोलते हैं, I4 आयनोस्फेयर्स।
आयनमंडल, और ये होता है 4th पोजीशन पर। और उसके बाद स्माइल के सबसे लास्ट के लेटर ई से बनेगा एक्सोस्फीयर। ध्यान समझना है, ई से बनेगा एक्सोस्फीयर, जिसको हिंदी में बहिर्मंडल बोलते हैं यानी वाह्यमंडल बोलते हैं, और ये होता है 5th पोजीशन पर। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इन परतों का वायुमंडल में क्या योगदान है और इन परतों की क्या क्या विशेषताएं हैं और इन परतों से पृथ्वी को क्या क्या फायदा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है क्षोभमंडल, जिसको इंग्लिश में हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, और यह पृथ्वी की सतह से लेकर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, यानी इसका विस्तार 18 किलोमीटर तक होता है। प्यारे दोस्तों, क्षोभमंडल विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक तथा ध्रुवों यानी पोल्स पर यानी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पर 8 किलोमीटर तक क्षोभमंडल होता है, यानी पृथ्वी के ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, जबकि विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक क्षोभमंडल का विस्तार होता है। इसके अलावा बर्फ का गिरना, आंधियों का चलना, बादलों का बनना, ग्रीन हाउस प्रभाव, यह सब क्षोभमंडल में ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बर्फ का गिरना या आंधियों का चलना या बादलों का बनना या ग्रीन हाउस प्रभाव किस मंडल में पाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्षोभमंडल। इसके अलावा क्षोभमंडल में ही ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है। क्षोभमंडल में प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर में कमी आती है, यानी हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाता है जब हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ क्षोभमंडल में जाते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा जलवायु में जो परिवर्तन होता है, साथ ही साथ मौसम में जो परिवर्तन होता है, यानी जलवायु और मौसम में परिवर्तन क्षोभमंडल में ही होता है। ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभमंडल में ही जलवायु और मौसम परिवर्तन होता है। प्यारे दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर सेकंड परत होती है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। दोस्तों, ध्यान से बराबर में जो डायग्राम दिया हुआ है उसको देखिए। सबसे नीचे पृथ्वी है, उसके ऊपर क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फियर है, सेकंड परत स्ट्रेटोस्फियर की है यानी समताप मंडल की है। दोस्तों, समताप मंडल की कुछ विशेषताएं ध्यान से देखिए। इसका विस्तार 18 से 50 किलोमीटर तक होता है, यानी 18 किलोमीटर से शुरू होता है और 50 किलोमीटर तक लगभग माना जाता है। समताप मंडल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इस मंडल में यानी इस परत में तापमान समान रहता है। इसको ओजोन परत भी कहते हैं, क्योंकि समताप मंडल में ही ओजोन परत होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस मंडल में ओजोन परत होती है, तो आपका आंसर होगा समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। इसी के साथ वायुयान भी इसी परत में उड़ते हैं, और इसके अलावा यह परत अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाव करती है, यानी सूर्य से जो किरणें आती है उनमें अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारा बचाव इसी मंडल की वजह से होता है। प्यारे दोस्तों, समताप मंडल के बाद पृथ्वी से जो थर्ड परत होती है उसका नाम होता है मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर। इस परत में सबसे ठंडा तापमान होता है, जो लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसके अलावा इस परत के अंदर यानी मध्यमंडल मेसोस्फीयर में उल्कापिंड जलकर राख हो जाते हैं, यानी पृथ्वी की तरफ अंतरिक्ष से जो भी उल्कापिंड आते हैं वो इस परत में आने के बाद में पूरी तरीके से जलकर राख हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर का जो विस्तार होता है वो 30 किलोमीटर का होता है, यानी ये पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है और 80 किलोमीटर के लगभग तक माना जाता है। तो ये लगभग 30 किलोमीटर का विस्तार होता है इसका, जो 50 से शुरू होकर लगभग 80 पर खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है चौथा परत यानी आयनमंडल, आयनोस्फीयर। प्यारे दोस्तों, आयनमंडल यानी आयनोस्फीयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोबाइल, टीवी, रेडियो की तरंगें इसी आयनमंडल की वजह से परावर्तित होती है। परावर्तित का मतलब है वापस लौटती हैं। सैटेलाइट भी इसी मंडल में होते हैं। रेडियो संचार यानी रेडियो कम्युनिकेशन में भी इसी मंडल की वजह से सहायता मिलती है। ध्यान रखना है, आयनमंडल 80 किलोमीटर से शुरू होकर लगभग 400 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद आता है सबसे लास्ट में एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल। इसको हम वाह्यमंडल भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, 400 किलोमीटर से ऊपर वाह्यमंडल होता है। इसमें हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की अधिकता होती है। इसके बाद अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। याद रखना है, बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर 400 किलोमीटर से शुरू होता है, उसके ऊपर अंतरिक्ष होता है और इसमें हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की अधिकता होती है। तो दोस्तों, वायुमंडल की 5 परतें होती है और ये
अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रत्येक परत की क्या क्या विशेषताएं हैं। इनको अब आप अच्छे से याद कर लेना। अब आपको इन परतों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जिनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चंस को पढ़कर आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर आंसर पता ना चले तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों हमें बताना है सजीवों को कितने भागों में बांटा गया है, यानी वर्गीकृत किया गया है। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए है 3 भाग, ऑप्शन बी है 4 भाग, ऑप्शन सी है 5 भाग। दोस्तों आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी 5 भाग, यानी इस पूरी दुनिया में जितने भी प्रकार के सजीव हैं उन सभी सजीवों को 5 भागों में बांटा गया है। दोस्तों इन 5 भागों को 5 जगत भी कहा जाता है, यानी सभी सजीवों को 5 भागों यानी 5 जगतों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। और ये 5 भाग यानी 5 जगत कौन कौन से हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। प्यारे दोस्तों, R.H. विटेकर, जिनका पूरा नाम रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर था, ये एक अमेरिकन है। इन्होंने 1969 यानी 1969 में सजीवों को 5 भागों में विभाजित किया, और ये 5 भाग हैं। मोनेरा जगत यानी मोनेरा किंगडम, सेकंड है प्रोटिस्टा जगत यानी प्रोटिस्टा किंगडम, थर्ड है पादप जगत जिनको हम प्लेंटी बोलते हैं, और फोर्थ है जंतु जगत एनिमेलिया, और फिफ्थ है कवक यानी फंगी। प्यारे दोस्तों इन 5 जगत में R.H. विटेकर यानी रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, जो कि एक अमेरिकन थे, 1969 में इन 5 जगत में उन्होंने पूरे सजीवों को बांटा हुआ है। इन सभी जगत को आप अच्छे से याद कर लेना। और अब देखते हैं इनमें से हर एक जगत की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले है मोनेरा जगत। प्यारे दोस्तों मोनेरा जगत यानी मोनेरा किंगडम में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, और आपको ये पता होगा कि जीवाणुओं की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं, यानी इनमें सिंगल सेल होता है, यानी सिर्फ एक ही कोशिका होती है, और इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, और जीवाणुओं से बीमारी फैलती है और भोजन भी विषाक्त यानी खराब हो जाता है। जीवाणुओं से भोजन को बचाने के लिए यानी खाने पीने की चीज़ों को बचाने के लिए चीज़ों को गर्म करके या फिर कोल्ड स्टोर में रखा जाता है, या फिर नमक के घोल में रखा जाता है, जैसे हम अपने घरों में अचार और मुरब्बे को रखते हैं। यह माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि बहुत सूक्ष्म होते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखे जाते हैं। जीवाणुओं से प्रतिजैविक औषधियाँ भी बनती है। जीवाणुओं से दही, पनीर, सिरका बनता है, जैसे लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से दही बनती है। याद रखना है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से दही बनती है। फ्रेंड्स क्या आप बता सकते हैं कि सिरका और पनीर किस जीवाणु की वजह से बनता है? अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्यारे दोस्तों मोनेरा जगत के बाद आता है प्रोटिस्टा जगत यानी प्रोटिस्टा किंगडम। प्यारे दोस्तों प्रोटिस्टा जगत, इसमें अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना जैसे सजीवों का अध्ययन किया जाता है। ये सजीव जल में पाए जाते हैं। ये भी एक कोश के जीव होते हैं, यानी प्रोटिस्टा जगत के जितने भी जीव होते हैं उनमें सिंगल सेल होता है, यानी एक कोशिका होती है। प्यारे दोस्तों यह यूकैरियोटिक कोशिका जीव होता है। यूकैरियोटिक कोशिका जीव वे जीव होते हैं जिनका केंद्रक विकसित यानी सुस्पष्ट होता है, यानी जिनकी कोशिका का केंद्र विकसित होता है, सुस्पष्ट होता है, क्लियर होता है। प्यारे दोस्तों प्रोटिस्टा जगत के जीव बीमारी फैलाते हैं, जैसे एंट अमीबा से पेचिस यानी खूनी दस्त हो जाते हैं। प्लाज्मोडियम से मलेरिया हो जाता है। मलेरिया का संवाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। प्यारे दोस्तों ये ध्यान से समझना है कि जब मादा एनोफिलीज मच्छर किसी मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो उस मच्छर की लार में संक्रमित व्यक्ति से प्लाज्मोडियम परजीवी आ जाते हैं, और जब ये मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो मच्छर की लार में जो ये प्लाज्मोडियम परजीवी होते हैं ये स्वस्थ व्यक्ति के खून में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे लगभग 8 से 10 दिनों में स्वस्थ व्यक्ति को भी मलेरिया हो जाता है। ध्यान से समझना है, मलेरिया की जो दवाई है कुनैन है, और वो सिनकोना नाम के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ध्यान से समझिए, मलेरिया की दवाई कुनैन है जो सिनकोना नाम के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। प्यारे दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। साथ ही साथ अब बात करते हैं पेचिस की। पेचिस मक्खी से होता है। इसमें पतले दस्तों के साथ खून भी आता है, और इसमें हम
अमीबासाइडल दवाओं जैसे मेट्रोनिडाजोल या टीनिडाजोल का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण यानी शरीर में पानी की कमी से होने से बचाने के लिए ORS का घोल, सादा पानी और नारियल का पानी भी मरीज को दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, प्रोटिस्टा जगत के जीव स्वपोषी व विषमपोषी दोनों होते हैं। स्वपोषी से अर्थ है ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक यानी अपना भोजन खुद तैयार करने वाले। व विषमपोषी से अर्थ है हेटरोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक मीन्स अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होना यानी किसी दूसरे पर निर्भर होना। और प्रोटिस्टा जगत के जीवों में ये दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। प्यारे दोस्तों, अब तीसरा है कवक जगत यानी फंगाई। प्यारे दोस्तों, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं यानी मल्टी सेल्यूलर होते हैं और इनमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है। इनमें क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक नहीं होता, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होती। प्यारे दोस्तों, इनकी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल काइटिन नाम के पदार्थ की बनी होती है। प्यारे दोस्तों, कुछ कवक बीमारियां फैलाते हैं और खाने व अन्य वस्तुओं को खराब कर देते हैं, जबकि कुछ कवक प्रतिरक्षी दवाओं के बनाने में काम आते हैं। यानी कुछ कवक हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, लाभदायक होते हैं, जबकि कुछ कवक हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। इसी तरीके से जैसे खमीर, जिसे यीस्ट भी बोला जाता है, कवक, ये भी एक कवक है, ब्रेड बनाने यानी बेकरी उद्योग के काम आता है। बेकरी उद्योग का मतलब बिस्किट, ब्रेड जैसी चीज़ें बनाने के काम आता है। कुछ कवक जैसे मशरूम भोजन के काम आते हैं, जबकि कुछ कवक जहरीले होते हैं, इनको खाने पर मृत्यु तक हो सकती है। ये जो कवक होते हैं सड़े गले अवशेषों को अपघटित, अपघटित का मतलब टुकड़ों में तोड़ना, बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ना, अपघटित करते हैं, इसलिए इनको अपमार्जक भी कहा जाता है। अपमार्जक यानी साफ सफाई करने वाला। प्यारे दोस्तों, फोर्थ पे आता है पादप जगत, प्लांटी। प्यारे दोस्तों, पादप जगत की क्या क्या विशेषताएं हैं, अब इनको ध्यान से देखिए। फर्स्ट, ये बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यानी एक से ज़्यादा कोशिका होती है। सेकंड, यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यानी केंद्रक स्पष्ट होता है, सुविकसित होता है। थर्ड विशेषता है, इनमें क्लोरोफिल यानी हरित लवक होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। पादप जगत में सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं, जिन्हें हम उत्पादक भी कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए इनको हम उत्पादक भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, फिफ्थ है जंतु जगत यानी एनिमेलिया। प्यारे दोस्तों, जंतु जगत के जीव बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेल्यूलर, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इनमें यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यानी केंद्रक सुविकसित होता है। जंतु जगत के जीवों में कोशिका भित्ति और हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। जंतु जगत के जीव मुख्यतः परोसी यानी हेटरोट्रोपिक होते हैं। हेटरोट्रोपिक मीन्स अपना भोजन दूसरों से लेते हैं, ग्रहण करते हैं। क्योंकि इनमें हरित लवक नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये किसी दूसरे से ग्रहण करते हैं। और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लगे रहिए तैयारी में, हम रहेंगे सदैव आपके साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप अजय मैथ्स फाइन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना यारो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब अपने दोस्त अजय को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।